नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ किस तरह से चुभने लगते हैं, इसका उदाहरण भूपेश बघेल और उनके पुराने मंत्री साथी अमरजीत भगत के विरुद्ध चल रही जांचों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 17 जनवरी को ईडी ने कोल स्कैम वाले मामले में और एसीबी ने शराब घोटाले वाले मामले में अमरजीत भगत को आरोपी बनाया था। फरवरी के पहले सप्ताह में इनकम टैक्स ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुराने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा उनके इष्ट मित्र और उनके करीबियों के घर जो छापेमारी हुई, उसके बाद वहां से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। ढेर सारे दस्तावेज बरामद किए गए। सीतापुर से 5 बार के विधायक थे, उन्हें भाजपा के नए चेहरे राम कुमार टोप्पो ने चुनाव हरा दिया। चुनाव से पहले अमरजीत भगत दम भरकर कह रहे थे कि सैनिक का काम बॉर्डर में होता है, राजनीति में उनका क्या काम। देश चलाना नेताओं का काम है, राजनीतिकों का काम है, और इस देश में प्रजातंत्र व्यवस्था है। यहाँ सैनिक शासन थोड़े ना है। सैनिक का काम है सरहद में ड्यूटी देने का, देश की सुरक्षा करने का। अपना अपना काम करें। लेकिन जब जनता को जनार्दन कहा जाता है तो जनार्दन किस तरह से अपना आदेश देते हैं। और राम कुमार टोप्पो की यह जीत दरअसल सीतापुर की जीत नहीं थी, बल्कि स्थानीय जनता के माध्यम से एक बड़ा संदेश था कि घपले घोटाले में संलिप्त रहने वालों का क्या हश्र होता है। इसी साल छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 6 फरवरी को नए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए पूरी सदन को बताया था 216.08 करोड़ का घोषित राशन घोटाला हुआ है। उन राशन दुकानों से यह घोटाला हुआ जहां गरीबों के हक का अनाज दिया जाना था। इसके लिए एक सिंडिकेट गिरोह काम कर रहा था। दरअसल ये मामला बहुत बड़ा है। 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया था। सीबीआई जांच की मांग की थी। धीरे धीरे अब जब परतें खुलती जा रही है तो अमरजीत भगत और उनके करीबियों द्वारा की गई करतूत उजागर हो रही है, जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज की तारीख में भी राशन कार्ड का जब सत्यापन चल रहा है तो करीब 6 लाख राशन कार्ड धारी सत्यापन कराने नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्ट संख्या है 5,92,000। ये 5,92,000 वो लोग हैं जो पहले राशन कार्ड बना चुके थे। इनके नाम से बाकायदा गरीबों के हक का राशन भी जा रहा था। आज इन्हें राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये लोग गायब नहीं हुए हैं। ये काल्पनिक राशन कार्ड का जब भांडाफोड़ हुआ है तो हमें समझना होगा कि किस तरह से सिंडिकेट गिरोह काम करता रहा। सैया भय कोतवाल की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। हमारे नेता और मंत्री जब रक्षक की बजाय भक्षक बन जाए तो ऐसी काली तस्वीर सामने आती है जिसे सिर्फ एक घोटाले का नाम दिया जाना ही काफी नहीं है। वास्तव में ये राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। किस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले, ईमानदारी की कस्में खाने वाले ऐसे नेता सीधे सीधे चोरी और घोटालेबाजी में संलिप्त हो जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में 76,83,426 राशन कार्ड धारी रिकॉर्ड में हैं, जिसमें 5,92,691 ने आवेदन नहीं किया है। मौजूदा समय में 70,12,575 कार्ड धारियों के कार्ड प्रिंट भी हो चुके हैं। 6 फरवरी 2024 को जिस वक्त खाद्य मंत्री दयालदास बघेल विधानसभा को जानकारी दे रहे थे कि राशन दुकानों में 616.08 करोड़ रुपए राशन की कमी पाई गई है, तो इस पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मंत्री बता रहे थे कि उनकी सरकार बनने के बाद खाद्य विभाग ने 227 दुकानें निलंबित की है, जिसमें 181 दुकानें निरस्त करते हुए 24 दुकान संचालकों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के 6,000 करोड़ के इस राशन घोटाले की शिकायत करने वाले मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के आदेश पर बाकायदा विधानसभा से एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें अमरजीत भगत के कार्यकाल वाले 6,000 करोड़ के राशन घोटाले की जांच हो रही है। साथ ही ये पूरा मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार में है। छत्तीसगढ़ के कुछ बहुचर्चित मामलों में से शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर
पावर घोटाला, डीएमएफ फंड घोटाले जैसे तमाम ऐसे कई घोटाले हैं जो बेहद चर्चित रहे। लेकिन इन सभी घोटालों में यदि राशि की बात की जाए तो 6000 करोड़ के घोटाले वाले राशन घोटाले की चर्चा आज इसलिए ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि इसमें अमरजीत भगत सरीखे बड़े रसूखदार अभी जेल के सिकंजों के पीछे नहीं गए हैं, जबकि साफ तौर पर उन पर उंगलियां उठ रही है। उनका पूरा सिंडिकेट गिरोह किस तरह से काम करता था उसे आज समझने की जरूरत है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खासम खास खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत ने कोरोना काल में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत रसूखदार अधिकारी सौम्या चौरसिया सरीखे अन्य लोगों के इशारे और सलाह पर खास संचालन के अधिकारियों के साथ मिली भगत की थी। प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाखों क्विंटल चावल ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया था, जो राशन मोदी सरकार मुफ्त दे रही थी। कोरोना काल खत्म हुआ तो खाद्य संचालक और अपर संचालक, जिसका संबंध सीधे तौर पर उस समय के पावरफुल भ्रष्ट अधिकारी अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के अलावा निरंजन दास के साथ था, इन सब ने मिलकर राशन दुकानों में काला बाजारी का काम शुरू करवा दिया था। 4 साल तक राशन घोटाले का खेल चलता रहा। खाद्य संचालनालय ने 13,000 राशन दुकानों को उनकी क्षमता से दुगुना तिगुना राशन जबरदस्ती देकर 6,000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ के 6,000 करोड़ के राशन घोटाले में विधानसभा ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, जिसमें सभापति पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहिले को बनाया गया है। समिति में 2 अन्य पूर्व मंत्री राजेश मूणत और विक्रम उसेंडी को भी रखा गया है। कांग्रेस के लखेश्वर बघेल और संगीता सिन्हा को भी जांच समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि समिति के सचिव दिनेश शर्मा जो विधानसभा के सचिव हैं वो हैं। विधानसभा में मौजूदा खाद्य मंत्री दयालदास बघेल द्वारा दी गई जानकारी से उनकी ही पार्टी के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक असंतुष्ट थे। उन्होंने तारांकित प्रश्न 58 के माध्यम से एक गंभीर आरोप लगाया कि खाद्य संचालक के कार्यालय में अपर संचालक द्वारा अपने विभाग के सर्वोच्च पद में बैठे मंत्री को ही गुमराह करने वाली जानकारी दी है। उन आरोपों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जांच को प्रभावित करने वाले खाद्य संचालक के अपर संचालक सहित एनआईसी खाद्य में कार्यरत एक पावरफुल महिला अधिकारी पर गाज गिरने वाली है। इन दोनों ही भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बताया जाता है कि दोनों अधिकारियों ने घोटाले को दबाने के लिए सॉफ्टवेयर में 13,000 राशन दुकानों के घोषणा पत्र ही गायब कर दिए हैं। मैदानी अमले पर एफआईआर, निलंबन, विभागीय कार्रवाई की धमकी देकर बाजार से चावल खरीद कर रखवाने का काम करवाया गया। राजस्व वसूली के लिए बिना प्रकरण बनाए ही नोटिस जारी करवाया गया। बेईमानी और घोटालेबाजी का खेल तो पुरानी सरकार में चल ही रहा था, लेकिन जो बेईमान होते हैं और घोटाले में महारत होते हैं तो उन्हें कानून और सिस्टम का डर भी नहीं लगता। सरकार चाहे किसी की भी हो, करोड़ों की घोटालेबाजी करने वाले अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। मौजूदा समय में एक नई जानकारी सामने आई है, जहां गरीबों को 1 रुपए किलो का जो चावल मिलता है, जिन्हें बीपीएल कार्ड धारक कहा जाता है, और एपीएल वाले जो 10 रुपए किलो में 15 किलो चावल खरीदते हैं, गरीबों को 35 किलो चावल मिलता है। इस 1 रुपए और 10 रुपए किलो वाले चावल में पॉलिश करवा कर उसे ज्यादा गुणवत्ता का बताकर 50-60 रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा है। नकली ब्रांड तैयार करवाई जा रही है। बाकायदा सुगंध और कलर के लिए अलग इंतजामात किए गए हैं, जिनकी चमक दमक और खुशबू देखकर आम ग्राहक प्रभावित होता है। इस तरह के पूरे मामले की हकीकत यह है कि आधे से ज्यादा एपीएल कार्डधारी दुकानों में खाने का चावल ही नहीं खरीदते। ऐसे ही बीपीएल कार्ड धारकों की 30% वो संख्या के आसपास है जो कि चावल नहीं खरीदते। इन्हीं बचे हुए चावल को खरीदकर मशीन में पॉलिश कर महंगे दाम पर लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 192,000 टन चावल घोटालेबाजों के पास पहुंचने की आशंका है। यदि इनकी वास्तविक कीमत 35 रुपए किलो भी मान ली जाए, तब भी 672 करोड़ रुपए की कीमत के चावल की हेराफेरी हो रही है।
यानी ये हेराफेरी रुकी नहीं है। पहले जब ऑफलाइन सिस्टम था तब भी, अब जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तब भी बस तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। राशन दुकान संचालक सीधे ग्राहकों से संपर्क करते हैं, वहीं से गैर जरूरी चावल की हेराफेरी हो रही है। ऐसे ही बेईमान सिस्टम पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे अधिकारी और नेता भी पूरी ईमानदारी के साथ, सख्ती के साथ ऐसे घोटालेबाजी के विरुद्ध कटिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहें, जिसकी मौजूदा हालात में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे नेता हमारे मुद्दों के लिए किस तरह से ईमानदार हैं, इसकी एक तस्वीर आपको दिल्ली की संसद से देखनी चाहिए, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद परंपरा अनुसार अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने हो हंगामा शुरू कर दिया, जो कि देश की आजादी के बाद संसद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। एक ऐसी मांग जो कभी भी नहीं मानी जा सकती। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं जिस नीट के मुद्दे पर वो भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी बोल सकते थे। इसे लेकर स्पीकर ने साफ तौर पर विपक्ष को आमंत्रित भी किया, यानी विपक्ष जो बातें कह रहा था सत्ता पक्ष भी उसे मानने को तैयार था। बावजूद इसके देश की जनता को देखना चाहिए कि किस तरह से जनता की भावनाओं के साथ खेलकर मुद्दों की बजाय हो हंगामे पर ही विश्वास किया जाता है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, यानी सूरत बदले न बदले हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। ये हालात लोकसभा के थे, राज्यसभा में भी ऐसा ही कुछ हुआ जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। सब कुछ पहली बार हो रहा है। इस बार तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो सीधे विल में घुस गए। इस बारे में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जो बातें कही, और इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई को भी आपको समझना होगा कि हमारे देश के ऐसे नेता देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो वाकई मुद्दों के प्रति ईमानदार हैं या खुलकर बेईमानी कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूं चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा, और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए।
चाहे कोई घोटाले का मुद्दा हो या जनता की आवाज, जब तक हमारे नेता ईमानदार नहीं रहेंगे तो सिस्टम नहीं सुधरेगा। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह गंदे लोगों का राजनीति में कब्जा होगा। सिस्टम को आजादी के बाद ज्यादातर ऐसे गलत नेता ही संचालित करते रहे। यही कारण रहा होगा कि 10 साल पहले मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आधी आबादी के लिए शौचालय बनाना पड़ा, यानी आधी आबादी के लिए शौचालय और गंदगी जैसी समस्या भी एक प्रमुख मुद्दा रही, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसी ही ईमानदारी से कोशिश करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।